Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram. We will learn English with easy lessons. In this lesson we're going to learn English vocabulary for competitive exams. मेरे चैनल पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ competitive exams के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए वो vocabulary को रिक्वेस्ट करते हैं. तो ये एडवांस वर्ड्स होते हैं कि जो competitive exams के लिए जो वर्ड्स होते हैं वो एडवांस वर्ड्स होते हैं. अच्छा, मेरे कुछ लेसन्स के नीचे अक्सर लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं कि डेली कन्वर्सेशन में तो इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल नहीं होते. ऑब्वियसली नहीं होते. एडवांस वर्ड्स जो हैं वो जब आप स्पोकन इंग्लिश बोल रहे होते हैं उसमें इतने ज़्यादा एडवांस वर्ड्स इस्तेमाल नहीं होते हैं. ये कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ये लेसन्स उनके लिए है. या आप अगर कोई किताब पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि किताबों में जब आप बुक्स में पढ़ते हैं, बुक्स की जो इंग्लिश होती है उसमें बहुत एडवांस वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं. स्पोकन इंग्लिश में आई एग्री कि इतने एडवांस वर्ड्स नहीं इस्तेमाल होते, लेकिन उसमें नॉर्मल जो हमारी कन्वर्सेशंस होती है उसमें नॉर्मल वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं. मतलब बेसिक लेवल पे इस्तेमाल होते हैं, ये इंटरमीडिएट लेवल के जो वर्ड्स होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं. एडवांस लेवल के इतने वर्ड्स ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते. कुछ लोग करते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं. लेकिन ये वर्ड्स आपको क्यों चाहिए होते हैं? अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई न्यूज सुन रहे हैं, वहां पर इस्तेमाल होते हैं. आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, वहां पर ये वर्ड्स का काफी इस्तेमाल होता है. वहां पर आपको जरूरत पड़ती है अगर आप उनको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं. ठीक है, तो उनके लिए जो ये वाले जो भी वोकैबुलरी के मेरे लेसन्स आते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. अच्छा जी, पहला हमारा वर्ड जो है वो है जी इम्पार्ट. अब ये जितने भी लोग सीएसएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो इंडिया में होते हैं, यूपीएससी होते हैं, कुछ एक दो और होते हैं, पाकिस्तान में होते हैं सीएसएस, और इसके अलावा कुछ और भी होते हैं. ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाली वोकैबुलरी. तो पहला वर्ड क्या है? इम्पार्ट. इम्पार्ट जो है ये वर्ब है, और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है टू कन्वे और कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, नॉलेज और फीलिंग टू समवन. देखें, इम्पार्ट का मतलब होता है कि कोई नॉलेज, कोई इंफॉर्मेशन दूसरों तक कन्वे कर देना, पहुंचाना, उन तक कम्युनिकेट करना, या अपनी फीलिंग्स को दूसरों तक पहुंचाना, उनको कम्युनिकेट करना. ठीक है, उसके लिए इम्पार्ट वर्ड इस्तेमाल होता है. अच्छा, अब नॉर्मल अगर आप स्पोकन इंग्लिश में बोल रहे हैं तो उसमें आप कम्युनिकेट वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, टू कन्वे. ठीक है, आप इम्पार्ट ना भी वर्ड इस्तेमाल करें तो आपका जो भी जो थॉट्स हैं, जो भी आपके आइडियाज हैं, वो कन्वे हो जाएंगे, आपका मैसेज कन्वे हो जाएगा. लेकिन जब आप राइटिंग में देखते हैं तो वहां पर आपको इस तरह के एडवांस वर्ड्स पढ़ने के लिए मिलेंगे. ठीक है, तो जैसे इसका सेंटेंस है, द फादर ट्राई टू इम्पार्ट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सन बाय गिविंग हिम हाउस होल्ड चोर्स. देखें, इम्पार्ट जो है ना, हम यूज करते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया, कि कोई इंफॉर्मेशन को कन्वे करना, कोई नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाना. जैसे दूसरों तक पहुंचाना हम कहते हैं ना, वो इम्पार्ट करना कहते हैं. इसी तरह से दूसरों के अंदर किसी नॉलेज को, किसी बात को उतारने के सेंस में भी इम्पार्ट वर्ड यूज होता है. जैसे कि इसमें जो ये वाला सेंटेंस है, फादर ट्राई टू इम्पार्ट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो फादर है, जो बाप है, उसने ये कोशिश की कि उसके बेटे में एक जिम्मेदारी की जो सेंस है, उसकी जिम्मेदारी का जो एहसास है ना, जिम्मेदारियों का, वो उसके अंदर वो उतार सके, उसके अंदर वो पैदा कर सके. ठीक है, इम्पार्ट करना मतलब किसी, आप जो बड़े होते हैं वो छोटों के अंदर उस चीज को पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर वो चीज डालने की कोशिश करते हैं. ठीक, जो इसी तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे एंशिएंट किताबें जो लिखी हुई हैं, जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं, वो क्यों लिखे जाते हैं? टू इम्पार्ट विजडम टू द नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, ताकि जो विजडम है, जो विजडम वाली बातें हैं, वो इम्पार्ट की जा सके, मतलब वो ट्रांसफर की जा सके, वो कम्युनिकेट की जा सके, वो पहुंचाई जा सके, वो डाली जा सके. नेक्स्ट जनरेशन, जो आने वाली जनरेशंस हैं, जो फ्यूचर जनरेशंस हैं, उनके अंदर वो चीजें, वो विजडम वाली बातें जो है वो इम्पार्ट की जा सके. ठीक है, उन तक पहुंचाई जा सके. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी सेंशर. सेंशर जो है ये एज ए नाउन भी इस्तेमाल होता है, एज ए वर्ब भी इस्तेमाल होता है. जब हम इसको एज ए नाउन इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होगा स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, बहुत ज्यादा तनकीद, सख्त तनकीद. ठीक है, एज ए नाउन जब इस्तेमाल होगा, और सख्त तनकीद करना एज ए वर्ब जब इस्तेमाल होगा. ठीक है, तो सेंशर जो है ये नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होगा और वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होगा. जैसे सेंटेंस क्या होगा? द पॉलिटिशियन फेस्ड सिवियर सेंशर फॉर हिज कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स. जो पॉलिटिशियन था उसने बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म की कोई स्टेटमेंट दे दी, उसकी वजह से उसको फेस क्या करनी पड़ी? सख्त किस्म की तनकीद उसको फेस करनी. आप अगर इसको क्रिटिसिज्म भी बोल दें, अगर आप स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करें तो ऑब्वियसली
ऑब्वियसली आपका मैसेज कन्वे हो जाएगा, जो आप कहना चाह रहे हैं वो दूसरों को आपकी बात समझ में आ जाएगी। लेकिन जो अगर आप किसी किताब में या न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो वहां पर अक्सर सेंसर वर्ड जो है वो इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो सेंसर वर्ड थोड़ा सा एडवांस वर्ड है क्रिटिसिज्म का, ठीक है, उसको फेस करनी पड़ी बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की क्रिटिसिज्म। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी ऑडोरिफरस। ऑडोरिफरस जो है ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है समथिंग दैट हैज अ स्ट्रॉन्ग और प्लेजेंट ऑडर, फ्रेग्रेंस और स्मेल, ठीक है। अब क्या, जिसको आप ऑडोरिफरस कहेंगे, जिसको हम कहते हैं खुशबूदार, जैसे खुशबूदार कैंडल्स होती है ना, अब उनको सेंटेड कैंडल्स भी बोलो। स्पोकन इंग्लिश में जो है ना सेंटेड वर्ड यूज होता है, खुशबूदार कैंडल्स, सेंटेड जो जिनमें बड़ी खुशबू आती होती है, आप मिलती है ना बाजार में ऐसी कैंडल्स, ऐसे टिश्यू पेपर्स मिलते हैं या ऐसे टॉवल्स मिल जाएं जो खुशबूदार हो, उनको सेंटेड बोला जाता है, लेकिन उसके लिए एडवांस वर्ड है ऑडोरिफरस। अब आपको एग्जाम्स में जो है ना वो जो एग्जामिनर है वो आपको एडवांस वर्ड से जो है टेस्ट करेगा, ठीक है। तो एडवांस वर्ड उसका ऑडोरिफरस है। सेंटेंस क्या है, द गार्डन वाज फिल्ड विद ऑडोरिफरस फ्लावर्स दैट परफ्यूम द एयर, ठीक है। अब गार्डन जो था वो फिल्ड था ऑडोरिफरस फ्लावर्स, मतलब खुशबूदार फूलों से वो भरा हुआ था, और जिसकी वजह से जो थी वो परफ्यूम द एयर, मतलब एयर को उसने बहुत ही परफ्यूम्ड कर दिया, मतलब खुशबूदार। अब परफ्यूम्ड का मतलब भी यही है, खुशबूदार कर दिया, ठीक है। अब परफ्यूम वर्ड जो है ये नाउन भी है, ये जो वर्ब भी है। परफ्यूम्ड मतलब खुशबूदार कर देना, और परफ्यूम जो हम यूज करते हैं एज ए नाउन, जिसको हम हर इंसान अपने घर में यूज करता है उसको, ठीक है। टिमरस, टिमरस क्या है, टिमरस इज एन एडजेक्टिव, और इसका क्या मतलब है, समवन हु इज टिमिड, फियरफुल और इजीली फ्राइटेंड, डरा हुआ, ठीक है। फ्राइटेंड, अब नॉर्मली हम फ्राइटेंड वर्ड यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक है, कि कोई इंसान है डरा हुआ है, ठीक है, फ्राइटेंड है वो इंसान। टिमरस यूज करेंगे तो उसका भी यही मतलब है कि वो इंसान डरा हुआ है, जैसे कि टिमरस चाइल्ड, जो डरा हुआ बच्चा था, वाज क्लंग टू हिज मदर, वो अपनी माँ से चिपका हुआ था, ठीक है। टिमरस चाइल्ड, डरा हुआ बच्चा, फ्राइटेंड बच्चा, ठीक है। इसी तरह सेंटेंस क्या है, द टिमरस एम्प्लॉय हेजिटेटेड टू वॉइस हिज ओपिनियंस ड्यूरिंग द मीटिंग। वो जो एम्प्लॉय था ना वो चूंकि डरा हुआ था, अब किस वजह से डरा, तो कोई भी वजह हो सकता है बॉस ने उसको रेप्रिमांड किया हो, उसको स्कोल्ड किया हो, उसको डांटा हो, जिसकी वजह से जो है वो डर गया, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, तो वो या किसी और वजह से वो डरा हुआ था, या वैसे उसकी पर्सनैलिटी जो है उसमें इतना वो कॉन्फिडेंट इंसान नहीं है, ठीक है। तो वो टिमरस था, टिमरस एम्प्लॉय जो था वो हेजिटेटेड था, उसने मतलब वो हिचकिचाया, हेजिटेंट था वो, और वो उसने हेजिटेट किया, वो हिचकिचाया, टू वॉइस हिज ओपिनियंस, के वो अपनी ओपिनियन को सामने रख सके, बोल सके। टू वॉइस का मतलब है बोलना, ठीक है, कि वो बोल सके, दूसरों के सामने रख सके ड्यूरिंग द मीटिंग के दौरान। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी अनऑब्ट्रूसिव। अनऑब्ट्रूसिव जो है ना ये एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है समथिंग डज नॉट अट्रैक्ट अटेंशन, ठीक है। अनऑब्ट्रूसिव वो चीज होती है जिस पे लोगों की तवज्जो नहीं जाती है, जो अननोटिस्ड चीजें चली जाती हैं, जैसे कि कोई ऐसा ड्रेस है जो कि इतना कोई उसमें अट्रैक्शन वाली चीज नहीं है, अगर वो ड्रेस आप किसी अच्छी पार्टी में पहन के जाएंगे तो वो अनऑब्ट्रूसिव होगा, मतलब अननोटिस्ड होगा, कोई उस ड्रेस को जो है नोटिस नहीं करेगा। लेकिन उसी की जगह पर आप बहुत ही स्टाइलिश किस्म का ड्रेस या बहुत ही वाइब्रेंट कलर का ड्रेस पहन के चले जाएंगे तो वो नोटिस होगा, लोगों की नजर जाएगी, ठीक है। तो वो अनऑब्ट्रूसिव ड्रेस नहीं होगा, ठीक। इसी तरह से जैसे आप किसी जगह पर गए हैं, वहां पर बैकग्राउंड में बहुत हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा है, जो कि कोई नोटिस नहीं कर रहा है, मतलब बैकग्राउंड में चल रहा है लेकिन किसी की कोई खास तवज्जो उसकी तरफ नहीं जा रही है, तो ऐसा म्यूजिक अनऑब्ट्रूसिव होगा, ठीक है, कि जो कि इतना खास नोटिस नहीं हो रहा है, ठीक। तो अब देखें, जैसे सेंटेंस है, द सिक्योरिटी कैमरास वर स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड इन द बिल्डिंग टू बी अनऑब्ट्रूसिव येट इफेक्टिव। अब जो सिक्योरिटी कैमरास होते हैं ना, उनको इस तरीके से लगाया जाता है कि लोगों की उस तरफ नजर ना जाए, हर एक की नजर ना जाए, हर एक की अटेंशन उसकी तरफ ना जाए, मतलब वो अननोटिस्ड जाए, वो इतने लोगों की जो तवज्जो है ना, अटेंशन है, वो एक तरफ से ना लगे, लोगों को ना पता लगे कि यहाँ पर सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि लोग अगर उनको पता लगे कि यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरास लगे हैं तो जाहिर बात है फिर वो थोड़े से अटेंटिव हो जाएंगे, ठीक। तो अगर आपने इस मकसद के लिए लगाए हैं कि आप लोगों की हरकतों सकनात को कैप्चर करना चाहते हैं, तो अक्सर कोशिश की जाती है कि सिक्योरिटी कैमरास को अनऑब्ट्रूसिव स्टाइल में लगाया जाए, इस जगह पर लगाया जाए, इस तरीके से लगाया जाए कि वो लोगों की तवज्जो उसकी तरफ ना जाए। येट इफेक्टिव का मतलब यह है लेकिन
वो ऐसी जगह पर थे कि जहां पर लोगों की नजर तो नहीं जा रही, लोगों की टेंशन तो नहीं जा रही, लेकिन वो कैमरास परफेक्ट प्लेस पे थे कि वो सारी जो वहां की जो भी जगह थी उसको पूरी तरह से वो कैप्चर कर रहे थे, उसको रिकॉर्ड कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी प्रोट्यूबरेंस। प्रोट्यूबरेंस जो है ना ये नाउन है और इसका मतलब होता है समथिंग दैट स्टिक्स आउट और बल्जेस फ्रॉम अ सरफेस, इट्स बम्प और रेज पार्ट दैट यू कैन नोटिस। अच्छा, प्रोट्यूबरेंस को आप कह सकते हैं उभार, जिसको हम उभार कहते हैं ना, वो प्रोट्यूबरेंस होगा। अब वो उभार जो है जैसे किसी सरफेस के ऊपर है, जैसे अक्सर होता है ना कि कोई फर्श पे कोई छोटी सी जगह होती है वो उभर के आ जाती है, मतलब बाकी फर्श तो फ्लैट होता है, फ्लोर फ्लैट होता है, लेकिन वो किसी भी वजह से, वो पानी की वजह से या किसी भी वजह से वो एक एक खास हिस्सा वो उभर के आ जाता है, तो वो प्रोट्यूबरेंस है। ठीक है, वो फ्लोर के ऊपर प्रोट्यूबरेंस है। इसी तरह से प्रोट्यूबरेंस डिजाइन बनाए जाते हैं, उभार बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन। ठीक है, तो वो डिजाइन प्रोट्यूबरेंस हो सके। इसी तरह से जैसे स्किन के ऊपर अक्सर आप देखें गिल्टी सी जो हो जाती है, वो क्योंकि वो गिल्टी जो होती है वो उभार होता है ना, स्किन के ऊपर हमारी जो आ जाता है, ठीक, तो उसको भी प्रोट्यूबरेंस कहेंगे। ठीक है, तो उभार समझ लीजिए कि वो हर वो चीज जो छोटा सा पार्ट उभरा हुआ हो दूसरी सरफेस के ऊपर, तो उसको हम प्रोट्यूबरेंस कहते हैं। इससे आप जेहन में रख लीजिए। तो सेंटेंस क्या है, द डॉक्टर एग्जामिन्ड द प्रोट्यूबरेंस ऑन द स्किन एंड टोल्ड इट वाज अ हार्मलेस सिस्ट। ठीक है, अब डॉक्टर जो था वो गिल्टी थी स्किन के ऊपर, तो एग्जामिन जो डॉक्टर था उसने उसको एग्जामिन किया, ठीक है, उसको पूरी तरह से उसको देखा और उसने कहा कि वो जो प्रोट्यूबरेंस थी, वो जो गिल्टी थी ऑन द स्किन, एंड फिर उसने उसके बाद कहा कि इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये एक मतलब कि हार्मलेस है, मतलब इसका कोई नुकसान ही, ऐसी सिस्ट है जो कि हार्मलेस है, जिसका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जी इम्प्यून। इम्प्यून जो है ये वर्ब है, इसका मतलब होता है टू चैलेंज, क्रिटिसाइज और अट्रैक्ट द ट्रूथ, इंटेग्रिटी और वैलिडिटी ऑफ समथिंग, ऑफन विद द इंटेंशन ऑफ काजिंग डाउट और रेजिंग ऑब्जेक्शंस। अच्छा, इम्प्यून का मतलब ये होता है एतराज लगाना, इल्जाम लगाना। ठीक है, अब किसी की इंटेग्रिटी पे, जैसे किसी की फाइनेंशियल इंटेग्रिटी पे आप इल्जाम लगा रहे हैं, जैसे होता है ना हमारे मतलब हर जगह पे होता है, जो पॉलिटिशियंस होते हैं या जो सेलिब्रिटीज होते हैं या जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के ऊपर को इम्प्यून किया जाता है कि नहीं जी इन्होंने इतने पैसे खाए, इन्होंने करप्शन की है। ये जो इल्जाम लगते हैं ना, ये इम्प्यून करने की जरूरत है, इम्प्यून करना होता है। ठीक है, जैसे कि कोई स्टडी आई, किसी ने कोई रिसर्च जो है ना, किसी साइंटिस्ट ने, किसी डॉक्टर ने, किसी ने भी कोई रिसर्च जो है वो मार्केट में डाली, अब उसके ऊपर जो एतराज उठाए जाते हैं ना उस रिसर्च के ऊपर, जो बाकी डॉक्टर्स होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं या उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो उस स्टडी के ऊपर, उस रिसर्च पेपर के ऊपर एतराज उठाते हैं कि नहीं जी ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, ये चीज, तो वो इम्प्यून कर रहे होते हैं। इसी तरह से किसी के करेक्टर के ऊपर एतराज, नहीं जी ये कोई इतना खास इंटेग्रिटी वाला इंसान नहीं है, ये तो बड़ा करेक्टरलेस इंसान है, इसने ये गलत हरकतें की, ये गलत हरकतें की, तो इस तरह के इल्जाम लगाना जिससे आप किसी की इंटेग्रिटी, किसी के करेक्टर को या किसी के काम को आप चैलेंज करें कि नहीं ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो वो इम्प्यून करना होता है। ठीक, तो सेंटेंस क्या है, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू इम्प्यून समवन्स कैरेक्टर विदाउट एविडेंस टू सपोर्ट द एक्यूजेशंस। ठीक है ना, कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है कि अगर आप किसी के करेक्टर को इम्प्यून कर रहे हैं, मतलब कि उसके करेक्टर पे आप सवाल उठा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, एतराज कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो आप विदाउट एविडेंस करें। फिर अगर आपने इम्प्यून करना है तो फिर आप एविडेंस भी जो है उसको भी प्रेजेंट करें। ठीक है, आप एविडेंस दें, आप सबूत दें कि मैं इस पे, अगर इसके करेक्टर पे ये आवाज उठा रहा हूँ या ये सवाल उठा रहा हूँ, तो ये मेरे पास एविडेंसेस मौजूद है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी वेरेशियस। वेरेशियस जो है ये एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है समवन और समथिंग दैट इज ट्रूथफुल, ऑनेस्ट और एक्यूरेट इन कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। आप कह रहे हैं वेरेशियस वो इंसान होता है जिसपे आप ये कहते हैं कि ये बंदा जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है ना, ये बिल्कुल सच्ची है, ये सच्चा इंसान है, ऑनेस्ट इंसान है, ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये किसी किस्म की उस इंफॉर्मेशन में किसी किस्म की डिस्क्रिपेंसी जो है ना वो ऐड नहीं कर रहा है, कोई बायस उसमें ऐड नहीं है। ठीक है, जैसे कि किसी जर्नलिस्ट को, अब जर्नलिस्ट क्या होता है, वो हमारे तक खबरें पहुंचाते हैं ना, तो अगर एक सच्चा ऑनेस्ट जर्नलिस्ट है जो सच्ची खबरें पहुंचाता है तो वो वरेशियस जर्नलिस्ट है। ठीक, जैसे कि सेंटेंस में भी है कि द जर्नलिस्ट वाज नोन फॉर बीइंग वरेशियस। जर्नलिस्ट जो था वो इस बात के लिए मशहूर
मशहूर था कि वो बहुत ही सच्चा जर्नलिस्ट है, सच्ची खबरें पहुंचाता है, ऑलवेज स्ट्राइविंग टू रिपोर्ट द फैक्ट्स विदाउट बाइस, कि वो हमेशा जो है ना फैक्ट्स को जो होते हैं, हकाइक जो होते हैं, उन्हीं को वो रिपोर्ट करता है, किसी किस्म का बाइस उसमें नहीं होता है। इसी तरह से जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि वी एक्सपेक्ट आवर लीडर्स टू बी वरेशियस विद अस, कि हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं वो हमारे साथ वरेशियस हों, मतलब कि हमारे लीडर जो भी हमें भाषण दे रहे होते हैं, जो भी हमारे सामने वादे कर रहे होते हैं, जो भी हमें बोल रहे होते हैं ना, वो सच बोले, मतलब हमारे साथ वो सच बोले, वो वरेशियस हो, वो झूठ ना बोले, झूठे नैरेटिव्स जो है वो हमें ना सेल करें, ठीक है, वो हमारे साथ हमारे लीडर्स जो है वो वरेशियस हो। तो आई होप कि वरेशियस का मतलब ये समझ में आ गया। आई होप कि आपको ये लेसन इंटरेस्टिंग लगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, आप इसको स्पोकन इंग्लिश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जाहिर बात है आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई विल सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।